ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर का नाम है हमारे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर 4 लेवल पे होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोमास। ये 4 लेवल हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोमास। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। कोई इकोलॉजी होती है ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, उस इकोलॉजी का नाम है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इट इज एसेंशियल टू स्टडी इट सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन एंड द स्ट्रेटजीज और रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। हमें इस इकोलॉजी है, ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इसका हमें स्टडी करना ज़रूरी है, तो हम समझ सकेंगे कि एडेप्टेशन कैसे करता है एक ऑर्गेनिज्म और कैसी कैसी स्ट्रेटजी बनाता है रिप्रोड्यूस करने की एनवायरनमेंट के हिसाब से। मेजर बायोमास रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा डेजर्ट हो गया, आर द फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मेजर बायोमास बने हुए हैं, रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा डेजर्ट्स हो गया, ये अब किससे बनेंगे? ये कॉम्बिनेशन से बनेंगे, एनुअल वेरिएशन, पूरे साल में कितने सारे वेरिएशन आते हैं उसको कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं। इन द प्रेसिपिटेशन एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ में बी फाउंड इन फेवरेबल एंड एक्सट्रीम हैबिटेट। लाइफ होती है वो अच्छी फेवरेबल कंडीशन में मिल सकती है आपको, और एक्सट्रीम सबसे ख़तरनाक हैबिटेट में मिल सकती है, जैसे कि डीप ओशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, डीप ओशन में मिल सकती है आपको लाइफ, ठीक है। और हाई माउंटेन्स में मिल सकती है, ठीक है। स्टेकिंग कंपोजिट पिट्स में मिल सकती है, परफॉर्म पोलर रीजन में मिल सकती है, पोलर रीजन में पाई जाती है लाइफ। बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग में भी मिलती है लाइफ, वहाँ भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। इन आर इंटेस्टाइन में मिल जाएंगे। हैबिटेट इज करेक्टराइज बाय एबायोटिक फैक्टर, हैबिटेट जो कि करेक्टराइज होती है एबायोटिक फैक्टर, जैसे गैस हो गया तुम्हारा जिसमें लाइफ नहीं है, उस हैबिटेट जो कि करेक्टराइज होती है एबायोटिक फैक्टर। फिजिकल केमिकल कंपोनेंट लाइक कौन कौन से हो गए एबायोटिक फैक्टर? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल और बायोटिक फैक्टर। वो हैबिटेट होती है, मान लीजिए हैबिटेट ग्रीन है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट हो गया, ये हैबिटेट है, ये किसके करेक्टरिस्टिक होती है? इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, ये हैबिटेट बनती है बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टरों से बनती है कि हैबिटेट। बायोटिक में आगे आपके वो लिविंग कंपोनेंट है, पैथोजन हो गया, प्रीडेटर हो गया, पैरासाइट हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, एसेट्रा बोथ। मेजर एबायोटिक फैक्टर, बड़े एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं? टेम्परेचर, सबसे पहला आता है टेम्परेचर। ये कंसीडर करा जाता है एज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेवेलेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर है ये सबसे पहला फैक्टर माना जाता है एबायोटिक और सबसे ज़रूरी वाला, ये मोस्ट इकोलॉजिकल रेवेलेंट एनवायरमेंटल फैक्टर माना जाता है इसे। एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू द सीज़न के हिसाब से वेरी करता है, बदलता रहता है, और डिक्रीज़ होता है जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी अर्थ हो गई, ये बीच में इक्वेटर जा रही है, तो ये पोल रीजन है नीचे ऊपर। अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे घटता चला जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। The average temperature on the land vary according to the season and decrease gradually from equator toward the pole and from the base and the plane of mountain, ठीक है। रेंज सब ज़ीरो टेम्परेचर पाया जाता है पोलर रीजन में, मतलब ज़ीरो से भी कम टेम्परेचर पाया जाता है पोलर एरियाज़ में और हाई एल्टीट्यूड्स में, ठीक है। टू मोर देन 50 से ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है ट्रॉपिक डेजर्ट में। ये टेम्परेचर वेरी करता है धरती के ऊपर, कैसे? कहीं की टेम्परेचर 0 से भी कम है, कहीं की 50 से भी ऊपर है। टेम्परेचर मे बी इवन हायर इन थर्मल स्प्रिंग, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है थर्मल स्प्रिंग में जैसे ही होता है, और डीप सी में हाइड्रोथर्मल वेंट, वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है डीप सी में। ऑल ऑर्गेनिज्म लीव देयर फेवरेबल टेम्परेचर रीजन, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने ही फेवरेबल टेम्परेचर के रीजन में रहते हैं। मैंगो, जैसे कि मैंगो ट्री है वो ग्रो नहीं करेगा आपका टेम्परेट कंट्री में, टेम्परेट मतलब ठंडी कंट्री में, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ऊपर की कंट्री वो इक्वेटर के पास नहीं है। स्नो लेपर्ड हो गया, वो नॉट फाउंड इन केरला पे आपका स्नो लेपर्ड नहीं मिलेगा। टूना फिश आर
रेयर फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिक लैटिट्यूड इन द ओशन। यूरीथर्मल कौन से होते हैं? और वो ऑर्गेनिज्म, ये फ्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि टॉलरेट कर सकते हैं, झेल सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। वो जो ऑर्गेनिज्म जो झेल सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, बहुत बड़ी रेंज है टेम्परेचर की, उसमें वो जिंदा रह सकते हैं, उन्हें कहेंगे हम यूरीथर्मल। और सच ऑर्गेनिज्म का मैं तो यूरीथर्मल। स्टीनोथर्मल कौन से होते हैं? ये मोस्टली ज़्यादातर ये वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्टीनोथर्मल ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म स्टीनोथर्मल पाए जाते हैं, और कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरीथर्मल होते हैं। वो स्टीनोथर्मल ये टॉलरेट कर सकते हैं ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, भी बट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि इनके कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे कि मॉस्किटो हो गया इसका। दीज टर्म एज स्टीनोथर्मल। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर के अंदर। वाटर, अब वाटर दूसरा एबायोटिक फैक्टर है। आफ्टर द टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है एबायोटिक में, फिर आता है वाटर। लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। धरती पे जिंदगी वाटर के बिना इम्पॉसिबल है। प्रोडक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन इज द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये प्रोडक्टिविटी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांट कहाँ पाए जाएंगे कहाँ नहीं पाए जाएंगे, वही प्रोडक्टिविटी होती है। प्लांट को पानी मिलेगा तब प्रोडक्टिविटी होगी। ये सब डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। इवन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिव इन ओशन एंड लेक एंड रिवर फेस अ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि ओशन में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं और रिवर्स में रहते हैं, उन्हें भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं पानी में तो उन्हें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही नहीं कोई। क्यों? कुछ वो यानी ओशन की फिश है वो रिवर के पानी में नहीं रह पाती, वो लेक की फिश है वो ओशन के पानी में नहीं रह पाती, मतलब अपनी हैबिटेट में रहती है हर एक फिश, क्योंकि पानी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन अलग अलग होती है हर पानी में। सॉल्ट कंसनट्रेशन मेजर एट द सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब नमक की परसेंटेज। मेजर एट द सैलिनिटी इन पार्ट पर 1000 इन अ गिवन सोर्स। यहाँ पे पार्ट पर मिलियन नहीं लिखा है, यहाँ पे पार्ट पर 1000 लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। पार्ट पर 1000 इन अ गिवन रिसोर्स। जैसे कि इनलैंड वाटर वो ज़मीन के अंदर का पानी है उसमें 5 से भी कम पाई जाती है सॉल्ट कंसनट्रेशन। और सी वाटर के अंदर 30 से 35 के बीच में पाई जाती है, और हाइपर सेलाइन लेग्यूम्स में ये आपकी 100 से भी ज़्यादा पाई जाती है। यूरोहेलाइन ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज पे रह सकें, नमक की कंसनट्रेशन वाइड रेंज की हो वहाँ पे वो रह सकें, झेल सकें, उन्हें कहेंगे यूरीहेलाइन। स्टीनोहेलाइन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ को, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाती हैं जिसकी वजह से फिश होती है वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर अलॉन्ग इन द सी वाटर एंड वाइज एंड वर्सा। ये कह रहे हैं फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वो आपकी इस कौन से वाटर में रह सकती? आपके ओशन के वाटर में रह सकती, सी के वाटर में नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और वहीं आपकी ओशन की फिश है वो आपकी फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती। लाइट, प्लांट्स आर डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, फ्लावरिंग के लिए एंड ग्रोथ के लिए एसेट्रा। सनलाइट रेगुलेट करती है डायरोलन एंड द सीजनल। डायरोलन मतलब एक तरह रिदम बना के रखती है प्लांट के अंदर, और सीजनल रिदम इन एनिमल्स, ठीक है। और सनलाइट क्या करती है? सीजनल रिदम बनाती है एनिमल्स में। एंड ऑल्सो इफेक्ट करती है टाइमिंग ऑफ द फॉरगिविंग एंड प्रोडक्टिव। फॉरगिविंग मतलब किस टाइम चिड़िया चुगने आएगी अपना खाना, और रिप्रोडक्टिव एंड द माइग्रेटिंग एक्टिविटी एज सीन इन सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर बोथ। अगर देखें तो सोर्स ऑफ लाइट है और टेम्परेचर ही दोनों के दोनों सेम ही है, सन ही है दोनों का सोर्स।
तो लाइट एंड टेम्परेचर आर इंटरलिंक्ड हैं। सनलाइट एब्सेंट होती है डीप सी के अंदर। आप 500 मीटर से ज़्यादा जाएंगे डीप समुंदर में तो आपको वहाँ पे सनलाइट दिखनी बंद हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा समुंदर के अंदर 500 मीटर से ज़्यादा चले गए। सॉइल, वेदर द सॉइल इज़ अ ट्रांसपोर्ट और रेसिडुअल, आप सॉइल को ट्रांसपोर्ट करें रेसिडुअल वहीं की हो, ये डिपेंड करता है अपॉन द वेदरिंग प्रोसेस। सॉइल किस पे डिपेंड करती है? वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। रेसिडुअल मतलब एक तरह से बची हुई हो कहीं की, वो आपकी एक जगह है आपकी वहीं की है, बची हुई सॉइल पड़ी है वहाँ की, मान लो कि ट्रांसपोर्ट करके लाए हो, ये डिपेंड करेगा द वेदरिंग प्रोसेस पे, विच इटसेल्फ डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर, ये कैसे बनी है। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉइल की डिटरमाइन करना द पर्कुलेशन। सॉइल की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है पर्कुलेशन एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है। मान लीजिए यहाँ पे सॉइल रख दी मैंने और इस पर मैंने पानी डाला, अब सॉइल पे ऊपर पूरा पानी फाड़ दो, निकल गया सॉइल को पूरा फाड़ दिया, तो इसकी पर्कुलेशन बेकार है। तो एक होती है सॉइल में पानी डाला, पानी ऊपर से चला गया, सॉइल नहीं फटी, तो इसकी पर्कुलेशन कैपेसिटी अलग है, इसे क्या कहते हैं पर्कुलेशन कैपेसिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉइल की, डिटरमाइन करती है पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी देखा जाता है, सॉइल कितनी देर पानी रोक के रखती है अपने पास और कितनी जल्दी ड्राई हो जाती है। एंड सॉइल कंपोजिशन एंड द ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। वेजिटेशन इन एनी एरिया डिपेंड करता है अपॉन द अबव मेंशन फैक्टर एंड ऑल्सो पीएच पे भी डिपेंड करती है सॉइल में कौन सा पीएच है, मिनरल कंपोजिशन कितने हैं, और ठीक है, और वेजिटेशन किस पे डिपेंड करता है, आपका पीएच पे डिपेंड करता है, मिनरल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, आप उगाने वाले हैं सॉइल में वो डिपेंड करता है कि पीएच कैसा है, मिनरल कितने हैं, और टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ एनिमल डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन, जैसी वेजिटेशन होगी वैसा ही ऑर्गेनिज्म एनिमल पाया जाएगा। अगर आपकी वेजिटेशन कैसी है, डेजर्ट वाली है, तो डेजर्ट वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। अगर आपकी वो ऐसी वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वो वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, वो पानी पे ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करते हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ्टन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स। ठीक है, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, कैसे कैसे रेस्पॉन्स देते हैं एबायोटिक फैक्टर को। एक वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बढ़ता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन अलग होती हैं, ठीक है, वेरी करती हैं। ऑर्गेनिज्म ट्राई करता है मेंटेन करने का कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस एक एबिलिटी होती है, एक तरह से प्रोसेस का नाम है, एबिलिटी मान लो अब इसे। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बाहर मान लीजिए टेम्परेचर घट रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी चाहती है कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे टेम्परेचर। बॉडी के पास पावर होती है कि अपना टेम्परेचर बना के रखे 37 डिग्री, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बनाए, बाहर कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ये प्रॉपर्टी का नाम है हीमोस्टेसिस। इन वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन ऑर्गेनिज्म ट्राई करता है मेंटेन करने की कॉन्स्टेंसी ऑफ इस इंटरनल एनवायरनमेंट को बाय द प्रोसेस कॉल हीमोस्टेसिस विच मेंटेन बाय वेरियस मीन, उसे मेंटेन कर देते हैं वेरियस मीन से। ऑर्गेनिज्म रेगुलेशन में आपका कैसे आता है, दो तरह के रेगुलेशन होते हैं, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में तो ये हो गया टेम्परेचर का रेगुलेशन, और यहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन का रेगुलेशन। These organisms are able to maintain the homeostasis by the most physiological means which ensure the constant body temperature, constant osmotic concentration। ये ऑर्गेनिज्म क्या रखते हैं, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन रखते हैं और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। एग्जाम्पल आ रखी है बर्ड्स एंड मैमल। होमोस्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, ये बर्ड्स दिखाती हैं और मैमल दिखाते हैं, और फ्यू लोअर वर्टिब्रेट दिखाते हैं। इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट कुछ हैं जो दिखाते हैं, और जो नहीं दिखाते होमोस्टेसिस की प्रॉपर्टी उन्हें कहते हैं कन्फॉर्मर।
इन दिस ऑर्गेनिज्म एस्टन बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाए है, जैसे कि एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन भी चेंज हो जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि आपको बाहर का और बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा, बाहर की ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन चेंज हो रही है तो अंदर की भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे पानी में वहाँ पे ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इनकी किडनी को कम चाहिए तो बॉडी इनकी सही नहीं कर पाने की, उसे वो ज़्यादा ही दे देगी किडनी को, किडनी ख़राब हो जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द कन्फर्मर्स होते हैं वो 99% ऑफ एनिमल्स में आते हैं, मतलब 99% एनिमल्स कैसे हैं, कन्फर्मर्स हैं, उनके पास एबिलिटी नहीं है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को मेंटेन करने की। वही नियरली सारे के सारे प्लांट होते हैं वो कन्फर्मर में ही आते हैं, सारे के सारे प्लांट, नियरली ऑल प्लांट कन्फर्मर में आते हैं, उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती होमोस्टेसिस की। एनिमल 99% होते हैं। Some important point about regulation: evolutionary success of mammals are largely due to the ability of the thermal regulation, so that they can thrive in Antarctica and Sahara Desert. ये कह रहे हैं मैमल्स का इवोल्यूशन में सक्सेस हुआ है, इंसान इतनी जल्दी इतना अच्छा इवोल्यूशन कर पाया, इवॉल्व हो पाया, इसमें बहुत बड़ी एक एबिलिटी काम करती है, उसका नाम है थर्मो रेगुलेशन। तब बारिश आए तब भी इंसान जिंदा रहा, तब ठंड आए तब भी इंसान जिंदा रहा, और जब गर्मी है तब भी इंसान जिंदा रहा। इंसान एंटार्क्टिका तक पहुंचा, वहाँ पे भी जिंदा रहा, सारा डेजर्ट में गया, वहाँ पे भी जिंदा रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इंसान कभी मरा नहीं। थर्मो रेगुलेटर्स इंक्लूड करते हैं ह्यूमन को, मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमन बाय शिवरिंग इन समर्स, स्वेटिंग इन समर्स, स्वेटिंग मतलब पसीना निकलता है समर्स में, और शिवरिंग होती है, ठंड लगती है आपको विंटर्स में। प्लांट डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन इज एन थर्मो रेगुलेशन होती है, ये एनर्जिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। फॉर द मैनी ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम तो कम होती है पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उन्हें सरफेस एरिया को गर्म करना पड़ता है सारे को अपने थर्मो रेगुलेशन करने के लिए। जैसे श्यू हो गया, ह्यूमिंग बर्ड्स हो गई, इनके पास लार्ज सरफेस एरिया है रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, ये टेंट की लॉस करते हैं हीट वेरी फास्ट। श्यू कहते हैं छछूंदर को। दिस इज द मेन रीजन, ये मेन रीजन है वाई द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये रियरली फाउंड होते हैं पोलर रीजन में, क्योंकि क्या होता है ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इनकी स्मॉल तो वॉल्यूम होती है और इनका सरफेस एरिया लार्ज है, इस वजह से ये एनिमल आपको पोलर रीजन में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इन्हें हीट जल्दी लॉस होती है इनकी, इसलिए तो हीट बॉडी को गर्म करना एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इनकी हीट इतनी जल्दी लॉस हो रही है कि इनकी वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस वजह से पोलर रीजन में पाए नहीं जाते। If the organism exposed the stressful external condition for a short duration, or if such conditions are localized, then the organism has two alternatives. अगर ऑर्गेनिज्म है वो एक्सपोज कर रहा है स्ट्रेसफुल कंडीशन से, लड़ रहा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई उससे फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए, और इफ़ द कंडीशन वो लोकलाइज्ड है, मतलब एक यहाँ है दूसरी जगह नहीं है, ऑर्गेनिज्म हैज़ टू ऑल्टरनेटिव, ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑल्टरनेटिव होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। पहला है कि माइग्रेशन करके भग जाओ वहाँ से, रेफर टू द टेम्परेरी मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट, वहाँ पे स्ट्रेस आ चुका है वहाँ से चले जाओ, ठंड पड़ गई पक्षी चले जाते हैं वहाँ से गर्म एरिया में, टू रिलेटिव फेवरेबल एरिया एंड अगेन रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल कंडीशन इज ओवर। एग्जाम्पल दे रखा है माइग्रेशन का यहाँ पे, ड्यूरिंग द विंटर मैनी एनिमल स्पेशली बर्ड्स परफॉर्म करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटल एरिया, हॉस्पिटेबल एरिया मतलब वो सही एरिया होंगे इनके होस्ट वाले। द थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम फ्रॉम द साइबेरिया एंड द अदर एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्थ रीजन, ये कह रहे हैं थाउजेंड, हज़ारों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से और दूसरे एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्दर्न एरिया से निकलती हैं,
ड्यूरिंग द एवरी विंटर टू फेमस, कि कहाँ पे आती हैं, टू फेमस क्योलाडियो नेशनल पार्क पे आती हैं। ये भरतपुर राजस्थान में है। एक स्टेज होती है सस्पेंडिंग स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, सस्पेंडेड स्टेज। सस्पेंड में क्या होता है, सस्पेंशन भी होता है। सस्पेंड में क्या होता है, सस्पेंशन होता है। ये अगर रिड्यूस कर देता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म और एक स्टेट के अंदर चले जाते हैं, उसको कहते हैं डोरमेंसी, इसे कहते हैं सस्पेंशन। एग्जाम्पल दे रखा है, थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, फॉर्म करता है वेरियस बैक्टीरिया, ठीक है, और फंगाई एंड लोअर प्लांट। Seed and some other vegetative reproductive structure form in higher plant to overcome the period of stress. हाइबरनेशन में जाते हैं एनिमल ड्यूरिंग विंटर और एक्टिवेशन में जाते हैं समर्स में। एग्जाम्पल सम स्नेल एंड फिशेस। डायपायोज, ये स्टेज होती है सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन मैनी जू प्लांटोन स्पीसीज। लेक्स में रहते हैं और पॉन्ड्स में रहते हैं। ये आपका ये डायपायोज स्टेज का नाम है। जू प्लांटोन ये होते हैं आपका, ये जू प्लांटोन है, ये आपको सी में मिलेंगे, छोटे छोटे से एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आपका ये डायग्राम दे रखा है, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर चल रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है, इधर इंटरनल टेम्परेचर चल रहा है। ये कह रहे हैं जब हम कन्फर्मर की बात कर रहे हैं तो इसका इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ बढ़ता ही चला गया। और यहीं हम रेगुलेटर की बात कर रहे हैं तो इसने क्या करा, इसने अपना टेम्परेचर बना के रखा, जितना इंटरनल है उतना ही रहा और एक्सटर्नल बढ़ता चला गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा एक्सटर्नल से रेगुलेटर को। वहीं पार्शियल रेगुलेटर है, उसने क्या करा, उसने शुरुआत में बढ़ाया। असल में क्या होगा पार्शियल रेगुलेटर का, ये होगा कि शुरुआत में वो मेंटेन करके रखेगा शुरुआत में और बाद में वो बढ़ाएगा। उन्होंने पहले कोशिश करी मेंटेन करने की, बाद में नहीं कर पाया। ये है पार्शियल रेगुलेटर के। पर एनसीईआरटी में यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, इसमें दे रखा है पहले उसने बढ़ाया फिर रेगुलेट करा। एडेप्टेशन टू सर्वाइव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड करता है वेरियस एडेप्टेशन विच मे बी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर, तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से बचने के लिए, ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से बचने के लिए एक्वायर्ड करता है, कुछ चीज़ें अपने अंदर एक्वायर्ड करता है, वो एडेप्टेशन को एक्वायर्ड करता है। वो मॉर्फोलॉजिकल हो सकती हैं, होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाए अपने अंदर, होता है फिजियोलॉजिकल चेंज लाए अपने अंदर, होता है बिहेवियरल चेंज लाए अपने अंदर बचने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन से। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. बहुत सारी एडेप्टेशन ऐसी हैं जो कि आई हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स में आई हैं, ठीक है, वो जेनेटिकली आज के टाइम में फिक्स हो चुकी हैं ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर के बिना कंगारू होता है, वो नॉर्थ अफ्रीका डेजर्ट में कैपेबल होता है मीटिंग ऑफ ऑल वाटर रिक्वायरमेंट। बिना वाटर के एब्सेंस, वाटर नहीं पीता कंगारू इतना, तब भी उसे सारा पानी मिल जाता है उसकी बॉडी को वाटर। कैसे, वो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है कंगारू, जिसके अंदर पानी प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट, जैसे वो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें पानी बनता है। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है कंगारू, जिसके अंदर पानी बना देता है एज अ प्रोडक्ट। एज कंसनट्रेटेड यूरिन, और पेशाब होता है उसका, पेशाब वो बहुत ही यूरिन होता है उसका, वो कंसनट्रेटेड होता है। प्रेजेंट होता है थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है लीफ के सरफेस के ऊपर, एज कहाँ पे, डेजर्ट प्लांट के ऊपर। डेजर्ट प्लांट होते हैं, इनकी लीफ सरफेस होता है, उस पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। स्टोमेटा होते हैं, अरेंज होते हैं डीप पिट्स में, गहरे गड्ढों में अरेंज होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा वो जो मिनिमाइज कर देता है ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा रिमेन क्लोज रहते हैं डे टाइम में ड्यू टू द स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, कैम पाथवे। इन प्लांट लाइक ओपोन्सिया, प्लांट होते हैं जैसे कि ओपोन्सिया प्लांट का नाम है, उसका नाम है कैक्टस। लीफ होती है रिड्यूस हो चुकी हैं स्पाइंस में,
लीफ होती हैं रिड्यूस हो चुकी हैं स्पाइन्स में, वाइल द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्टेम करती है, ठीक है, फ्लैटन स्टेम करती है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन, और लीफ है वो पोन्शिया में, वो कांटों में बदल चुकी है, स्पाइन्स में बदल चुकी है। एलेंस रूल एक रूल है जिस उसमें को बताता है कि कोल्डर एंड क्लाइमेट के अंदर वो मैमल्स होते हैं उनके पास शॉर्ट ईयर पाए जाते हैं, छोटे कान पाए जाते हैं, और उनके लिम्स होते हैं वो लिम्स होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं जिससे हीट लॉस कम हो। द प्रेजेंस ऑफ ब्लैडर इन द पोलर सीज होती हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रेजेंस पाया जाता है ब्लैडर का। एक्वेटिक सील्स हैं वो उनके अंदर आपका प्रेजेंस पाई जाती है ब्लैडर की, जिसकी वजह से एक्वेटिक मैमल पाई जाती है ब्लैडर लाइक सील्स। उसकी वजह से वो सील्स होती है वो इंसुलेटर, ब्लैडर है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, वो हीट लॉस को रोक देता है। इन हायर एल्टीट्यूड्स में 3.5 किलोमीटर ऊपर रोटेंस पास नियर द मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत एल्टीट्यूड सिकनेस इज ऑब्जर्व विच सिम्टम लाइक एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम कौन कौन से, नोसिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द ऑक्सीजन डेबिट, तो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है बॉडी के अंदर, बट यूजुअली वी गेट एक्लिमेटाइज। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपका क्या होता है, बॉडी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाती है, और बाइंडिंग एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज कर देती है, और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर देती है एंड स्टॉप कर देती है एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस को ड्यू टू सम स्पेशल एडेप्टेशन एंड द सर्टेन माइक्रोब आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया आपको पता है कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। ड्यू टू द सम स्पेशल एडेप्टेशन सर्टेन माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि आर्चीबैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं, फैल जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, डीप सी में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, वेयर द टेम्परेचर वो 100 से भी ज़्यादा होता है। मैनी फिश होती हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं एंटार्क्टिक वाटर में भी सर्वाइव करती हैं एट बिलो 0 टेम्परेचर। लिजर्ड बाक्स करती है, मतलब सन में आ जाती है, धूप में आकर धूप सेकती है लिजर्ड छुपकली, सन में एब्जॉर्ब करती है हीट व्हेन द बॉडी टेम्परेचर बिकम लो। सम स्पीसीज हाइड करती है अपने आप को बोरोस में, गड्ढों में, इन द सॉइल टू हाइड एंड escape फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज लीव करते हैं ग्रुप में और इंटरब्रीड में, और शेयर करते हैं कंप्लीट सिमिलैरिटी सोर्स, ठीक है, शेयर करते हैं कंप्लीट सिमिलर सोर्स को, एंड फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बनती है वो रिजल्ट होती है, पॉपुलेशन किसका रिजल्ट होती है, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ऑल कॉर्मोनेट्स इन वेटलैंड, टैकवुड्स, ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन कल्चरप्रेट, लोटस प्लांट इन पॉन्ड, रैट्स इन abandoned dwelling। पॉपुलेशन इकोलॉजी ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोलॉजी का, जो लिंक करता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन से जेनेटिकली और इवोल्यूशनरी। इंडिविजुअल शो करते हैं बर्थ और डेथ, वहीं पॉपुलेशन शो करती है बर्थ रेट और डेथ रेट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर फॉलोइंग, बर्थ रेट, डेथ रेट। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ लोटस प्लांट, पहले हम बर्थ रेट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नंबर ऑफ लोटस
बर्थ रेट में हमने देख लिया, जैसे कि एग्जांपल पे दिखाया गया बर्थ रेट को। यहाँ पे एक लोटस प्लांट है, पॉन्ड में परसेंट हैं कितने, लास्ट ईयर 20% थे। एक पॉन्ड में लोटस प्लांट 20% थे लास्ट ईयर। नंबर ऑफ द न्यू लोटस प्लांट एडेड बाय द पॉपुलेशन, 8 नए प्लांट आए हैं लोटस के, तो टोटल कितने हो गए, 28 प्लांट हो गए। तो यहाँ पे दिखाया गया बर्थ रेट को, नया ऐड हुआ है 8 और पुराना था उससे डिवाइड करो, 8 नया ऐड हो गया, पुराना था 20, उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आ गया अब तो 0.4 इंडिविजुअल पर लोटस बर्थ रेट आ गया ईयर। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज, एक लेबोरेटरी में थे 40 शुरुआत में, और उसमें थे नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई 4 की मौत हो गई, तो डेथ रेट कितना हुआ 4/40। ऐसे डेथ रेट वो उतना चेंज आया, नया बना और उतना पुराना था पहले। सेक्स रेशो, इट इज़ अ रिलेटिव अपेंडेंस होती है मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन के अंदर। इन पॉपुलेशन 60% तो मेल पाए जाते हैं और 40% फीमेल पाई जाती हैं। एज पिरामिड, एज पिरामिड क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच ऑब्टेन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल ऑफ द गिवन एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन। एज पिरामिड होता है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए यूजुअली हैव एज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है, इसके बाद मेल और फीमेल कंबाइंड डायग्राम में होते हैं, जैसे कि एक एज याली एज है, याली एज है, याली एज है, इनमें मेल और फीमेल एक ही कंबाइंड कॉलम में आते हैं, डायग्राम में आते हैं। देयर आर 3 टाइप के एज पिरामिड पाए जाते हैं यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ स्टेटस, ग्रोथ बढ़ रही है पिरामिड की, घट रही है, ये शेप दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है ग्रोथ कैसी है पिरामिड की, पॉपुलेशन की। ग्रोइंग और एक एज पिरामिड का होता है, ग्रोइंग होता है, स्टेबल होता है, डेक्लाइन होता है। पॉपुलेशन साइज, मोर टेक्निकल टर्म यूज होती है पॉपुलेशन साइज के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज किसे कहते हैं, कितने नंबर इंडिविजुअल हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं पॉपुलेशन के अंदर। ये हो सकता है, ये बहुत कम भी हो सकता है, इट में भी लो एज 10 से भी कम पाए जाएँ। जैसे साइबेरियन कॉर्न जो भारतपुर में आती हैं वेटलैंड में, इन एवरी ईयर आएगा हमें। और इन मिलियंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक क्लाइमेडोमोनास इन फॉन्ट्स। वेरिएशन की बात करें तो इफ द ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म वेरी लार्ज है साइज के अंदर बट नंबर बहुत कम है उसका, तो सिंगल बनियन ट्री इन एरिया, एग्जाम्पल दे रखा है सिंगल बनियन ट्री, ठीक है। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा साइज में है, उसका नंबर कम है, तो उसको हम बायोमास इज मोर मीनिंगफुल फॉर द मेजर द पॉपुलेशन साइज, तो हम बायोमास से जानेंगे उसका पॉपुलेशन साइज। इफ द ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है साइज के अंदर, देन द रिलेटेड नंबर इज़ वेरी हाई, और रिलेटेड नंबर कैसे हैं, वेरी हाई हैं, तो हम कैसे नापेंगे उसे, तो भी हम काउंट करेंगे। काउंटिंग इधर इम्पॉसिबल, काउंटिंग कैसी इम्पॉसिबल है, मान लो हम उसमें काउंट नहीं कर सकते, और काउंट करेंगे भी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मामला है इसका। तो बेटर होगा कि हम एक स्मॉल सैंपल लें, उसका छोटा सैंपल निकालें, उसकी डेंसिटी नाप लें कितनी है, तो बाकी सैंपल की भी उतनी होगी लगभग। Sometime relative density of two population can also be done without knowing the absolute population density। आपने क्या करा, अगर हमने रिलेटिव डेंसिटी ले ली 2 पॉपुलेशन की, ठीक है ना, ले ली, और हमने रिलेटिव डेंसिटी मानी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 60% मेल हैं और 40% फीमेल है, हमने यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकाली 6:4, हमें 6:4 निकाल लिया, ये कहलाएगी रिलेटिव डेंसिटी। और हमने एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं मानी, यहाँ पे 6000 मेल हैं, 40,000 फीमेल हैं, हमने कुछ नहीं बताया अभी, पर रिलेटिव डेंसिटी निकाल दी, ये है तो इतना ये है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप गिव द आइडिया अबाउट द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक। ये कह रहे हैं, मान लीजिए आप तालाब में गए, तालाब में आपके जाल भेजा, उसने मछलियाँ पकड़ के लाया, आप उस तालाब में अगर आपने जाल फेंका और में ज़्यादा मछली आ गई, तो उस तालाब में ज़्यादा मछलियाँ आएँ, और नहीं आई तो तालाब में मछलियाँ कम हैं।
इनडायरेक्ट मेजर आर ऑल्सो एबल यूज समटाइम एस्टिमेट अ पॉपुलेशन। हम कुछ इनडायरेक्ट मेजर का भी यूज़ करते हैं पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है नंबर ऑफ टाइगर इन अ नेशनल पार्क। हम नंबर ऑफ टाइगर जानते हैं, हमें गिनना चाहिए ना, तो हम गिनते हैं नंबर ऑफ टाइगर। तो कैसे गिनते हैं, हम टाइगर रिजर्व इन ऑफ्टर काउंट ऑन द बेसिस ऑफ पग मार्क। हम टाइगर के पग मार्क्स के बेसिस पे, ऑफिशियल पैडलेट्स के बेसिस पे टाइगर का नंबर पता लगा लेते हैं नेशनल पार्क में कितना हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखी है यहाँ पे दे रखा है एन, ये ठीक है। यहाँ पे एन टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल ग्रोथ को, ठीक है। और एन टी प्लस वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी। पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है ना, प्लस बर्थ रेट, इमिग्रेशन, बर्थ रेट और इमिग्रेशन को प्लस करा और माइनस करा डेथ रेट और इमाइग्रेशन। बी नेटिलिटी, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द टाइम टी इन पॉपुलेशन, कितनी बर्थ हुई टाइम टी के अंदर पॉपुलेशन में। ई इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट हैव एंटर इन द हैबिटेट ड्यूरिंग टाइम टी। मोर्टिलिटी, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द टाइम टी इन पॉपुलेशन। इमाइग्रेशन, number of individual of same species have left the habitat during the time t. यूजुअली बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो कौन से, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। बट सम टाइम वाइल अदर तो फैक्टर होते हैं, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, ये बिकम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ओनली अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि मान लीजिए एक नई कॉलोनी बनी है, हैबिटेट बनी है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर बनाएगा, वहाँ पे लोग आने रहने चालू हो जाएंगे। इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट करेगा मोर इन कंपैरिजन टू द बर्थ रेट। तो ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, दो ग्रोथ हैं। एक्सपोनेंशियल को कहते हैं ज्योमेट्रिक और लॉजिस्टिक को कहते हैं वरहल्स पियर लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल एंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, एक तरफ दे रखी है एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, एक तरफ दे रखी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। रिसोर्स होती हैं एक्सपोनेंशियल के अंदर वो अवेलेबल होती हैं अनलिमिटेड, और वो लॉजिस्टिक के अंदर लिमिटेड होती हैं रिसोर्स। ये आप इसका रेट लिख सकते हैं, पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ रही है, रेट चेंज कैसा हो रहा है पॉपुलेशन का। आप लिखेंगे डी एन टी अपॉन टी डी टी माइनस बी माइनस डी इंटू एन। वहीं एन रिप्रेजेंट करता है किस, आर रिप्रेजेंट किसको करता है, बी माइनस डी को आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एन है, वो एन रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन को, बी रिप्रेजेंट करता है पर कैपिटा बर्थ रेट, डी रिप्रेजेंट करता है पर कैपिटा डेथ रेट, आर रिप्रेजेंट करता है इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। वहीं यार इस पॉपुलेशन का चेंज लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे डी एन अपॉन डी टी इजिकल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के एन अपॉन के वेयर एन रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर रिप्रेजेंट करता है इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी पाई जाती है लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जी से कर्व होता है, मतलब ये इस तरह से बढ़ता ही चला जाता है ये, ठीक है, ये रुकता ही नहीं। ऑब्टेन व्हेन वी ऑब्टेन we plot and population change in population relation to time। एक्सपोनेंशियल के अंदर दो फेज पाए जाते हैं, लैग फेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, उसके अंदर दो फेज पाए जाते हैं, लैग फेज उसको कहते हैं इनिशियल फेज, और दूसरा होता है फेज ऑफ एक्सेलरेशन। वहीं याद होता है लॉजिस्टिक वाला, उसका होता है सिग्मॉइड शेप, ऐसे चलती है पॉपुलेशन, सिग्मॉइड टाइप से चलती है। ऑब्टेन व्हेन वी प्लॉट अ रिलेशन टू टाइम। एस लॉजिस्टिक के अंदर तीन फेज पाए जाते हैं, लैग फेज उसे इनिशियल कहते हैं, फेज ऑफ एक्सेलरेशन और एसिम्पटोट फेज। पॉपुलेशन होती है एक्सपोनेंशियल के अंदर
पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रो करती है बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। नेचर के अंदर कैरिंग कैपेसिटी होती है, इतना ही वो लोग केयर कर सकता है, इतना ही लोग रख सकता है। पर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर बताता है कि पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो रही है। और लॉजिस्टिक वाला बताता है कि पॉपुलेशन है वो रीच कर रही है कैरिंग कैपेसिटी तक ड्यूरिंग ए सिम्टोट फेज, वो लास्ट फेज है। वो होता है एक्सपोनेंशियल वाला, वो लेस रियलिस्टिक होता है, असलियत में ये होता ही नहीं है। और मोर रियलिस्टिक होता है लॉजिस्टिक वाला, धरती पे ये फॉलो होता है ज़्यादातर। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोई पॉपुलेशन ऐसी नहीं है धरती पर उसके बाद अनलिमिटेड रिसोर्स हो। नेचुरल पॉपुलेशन फॉलो करती है लॉजिस्टिक ग्रोथ को। ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज ग्रोथ इक्वेशन बिकम, एक्सपोनेंशियल फेज चलता है उस टाइम पे ग्रोथ कैसी हो जाती है, एन टी इजिकल्स टू N0 RT। N0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और NT का रिप्रेजेंट है द पॉपुलेशन आफ्टर टाइम T। R रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। R की वैल्यू होती है नॉर्वे रेट के लिए तो होती है 0.015, और फ्लोर बीटल के लिए होती है कितनी, 0.12। ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981 इतनी उसके लिए आर की वैल्यू इतनी है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, उसके लिए आर की वैल्यू कितनी है, इतनी है। और बेस्ड ऑन द नेचुरल एल्गोरिथम इतनी। Darwin also observed while working on the theory of natural selection that if the resources are limited then each species grow enormously potential। ठीक है, डार्विन ने अपनी डार्विन ने अपनी थ्योरी में ऑब्जर्व करा था कि, अपनी थ्योरी पर काम कर रहा था डार्विन नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पे। उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होती हैं तो सारी की सारी स्पीसीज होंगी, भयानक रूप से बढ़ेंगी। नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी इज इट रेफर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो सपोर्टेड होते हैं बाय रिसोर्स ऑफ गिवन हैबिटेट। बियॉन्ड दिस फर्दर ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। इससे आगे चलने के बाद, कैरिंग कैपेसिटी आगे चलने के बाद ग्रोथ नहीं हो सकती। नेचर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है, क्योंकि नेचर के पास कितनी रिसोर्स है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन पॉपुलेशन ट्रेंड टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इवोल्यूशन के अंदर पॉपुलेशन वो ही ट्रेंड मैक्सिमम करेगी, पॉपुलेशन जिसकी ही मैक्सिमम फैलेगी जिसके बाद रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी, वो बच्चा पैदा करने के लायक होगी ज़्यादा। ड्यूरिंग द डार्विन फिटनेस और हाई वैल्यू इन द हैबिटेट व्हेन दे आर लाइव। ऑर्गेनिज्म ट्रेंड टू फॉलो डिफरेंट बट द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म ट्रेंड करेंगे, फॉलो होंगे, ज़्यादातर ऑर्गेनिक वही फैलेंगे जो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बट उनके पास क्या एफिशिएंट होगा रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी के, बच्चे पैदा कर पाएंगे, अपनी रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, अपने आप को फैला पाएंगे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ। ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अब एक ही बार ब्रीड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कि बम्बू स्पेसिफिक सल्मोन फिश, पैसिफिक सल्मोन फिश। ऑर्गेनिज्म ब्रीड मैनी टाइम देयर लाइफ, मोस्ट बर्ड मैमल्स। ऑर्गेनिज्म ब्रीड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ऑयस्टर एंड pelagic fish। Organisms produce a small number of large size offspring, birds and mammals। Population interaction for any species minimum requirement is one more species on which it can feed। ठीक है, कोई सी भी स्पीशीज़ की एक रिक्वायर्ड होता है कि जिसको खा सके। इवन प्लांट, हालांकि प्लांट
वो जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, वो सर्वाइव नहीं करते थे अकेले। नीड टू कि उन्हें नीड करता है, सॉइल का माइक्रोब चाहिए होते हैं प्लांट को, वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर और रिटर्न, और वो इनऑर्गेनिक, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इवन द मिनिमम communities and many interaction link exist through all may not be readily apparent। अब हम पढ़ेंगे interspecific interaction। These are the interaction in the population of the two different species which could be beneficial भी होता है, interaction होता है, हो रहा है दो species के बीच में, ये beneficial भी हो सकता है, डिटरमेंटल भी हो सकता है, डेट्रीमेंटल होता है नुकसानदायक, हार्मफुल भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। टू वन ऑफ द स्पीसीज, और बोथ हो सकता है, दोनों के लिए नुकसानदायक हो, होता है एक के लिए नुकसानदायक हो। इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। हम सबसे पहला इंटरेक्शन पढ़ेंगे प्रीडेशन का। प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीसीज़ का फ़ायदा होता है, वो शिकार करती है, उसका शिकार होता है, उसका नुकसान होता है, उसका माइनस आता है। वो फ़ायदा कर रही है उसका शिकार, वो शिकार कर रही है उसका प्लस, और शिकार हो रहा है उसका माइनस। एग्जाम्पल देखें, टाइगर और डियर, स्पैरो ईटिंग सीड्स, हर्बीवोर्स आर ऑल्सो प्रीडेटर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। हर्बीवोर्स होते हैं वो बस घास फूस खाते हैं, वो भी एक तरह से आपके प्रीडेटर ही कहलाते हैं अगर आप ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर का इम्पॉर्टेंट रोल क्या होते हैं, ये ऐड करता है द कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल, ये आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र कराता है बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल। प्रीडेटर ये चेक करता है प्रे की पॉपुलेशन को, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है एग्जॉस्टिव, इन्वेसिव और वाइड स्प्रेड स्पीसीज़ का। एग्जाम्पल दे रखा है 30 वाले पॉइंट का, प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस वो इंट्रोड्यूस करा गया था ऑस्ट्रेलिया में 1920 में। इट हैज़ स्प्रेड रैपिडली ओवर अ मिलियन ऑफ हेक्टर ऑफ रेंज, ये मिलियंस ऑफ हेक्टर में फैल गया बहुत ही जल्दी ये, और फाइनली ये कंट्रोल के अंदर आ गया था जब आपने इंट्रोडक्शन कराया है नेचुरल प्रीडेटर, इसको मानने वाला नेचुरल प्रीडेटर है, उसको आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तब इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आई, वरना बहुत ही इनॉर्मसली ग्रो करता चला जाता। उस जिसने इसे कंट्रोल करा वो था कैक्टस फीडिंग मॉथ, इसने पॉपुलेशन रोकी पिकली पियर कैक्टस की। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल के कंट्रोल मेथड होते हैं, बायोलॉजिकल से कंट्रोल करते हैं, ये वाले मेथड हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में भी, पेस्ट कंट्रोल में भी, एंड आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट अ प्रे पॉपुलेशन। प्रीडेटर रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटेटिंग प्रे। मान लीजिए दो स्पीशीज़ हैं ए और बी, वो कॉम्पिटिशन कर रही हैं दूसरे के अंदर एक दूसरे से, और यहाँ पे सी स्पीशीज़ आ गई, दोनों की दुश्मन है, तो ए और बी के बीच का कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। प्रीडेटर होता है वो रिड्यूस करता है इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटेटिंग प्रे स्पीशीज एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। ये प्रीडेटर होता है, मदद करता है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को रखने में। जैसे कि बताया, एक पॉपुलेशन ए है, दूसरी बी है, और तीसरी पॉपुलेशन सी आ गई, वो ए की भी दुश्मन है, बी की भी दुश्मन है, तो ये एक दूसरे को मानने के बिना सी से लड़ेंगे, तो इनकी पॉपुलेशन बच गई। अगर सी नहीं आता तो ये ए को मार देता या बी ए को मार देता, एक ख़त्म हो जाता इन दोनों में से। Predator reduce the intensity of competition among the competing prey species and help in the maintenance of species diversity in community. In field example दे रखा है यहाँ पे, इन फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कराया गया था डन इन रॉकी इंटरस्टीडियल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। रिमूवल कराया गया था, यहाँ पे स्टारफिश थी उसको हटा दिया गया था, स्टारफिश पिचास्टर पूरा नाम है, स्टारफिश पिचास्टर, इसे हटा दिया गया था, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर था, रिजल्ट हुआ क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया, मोर देन 10 से ज़्यादा स्पीसीज थी इनवर्टिब्रेट की, वो गायब हो गई वहाँ से स्टारफिश से हटाने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इफ द प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट
or overexploit its prey, then it may result in the extinction of the prey followed by the extinction of predator itself. ठीक है, ये कह रहे हैं अगर प्रे है वो इतना एफिशिएंट है, वो प्रेडेटर है इतना एफिशिएंट है कि अपने शिकार को बचना ही नहीं दे रहा, शिकार की पॉपुलेशन नहीं बढ़ने दे रहा और शिकार को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, ख़त्म ही करता चला जा रहा है, मारे चला जा रहा है, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले रिजल्ट होगा एक्सटेंशन होगा, प्रे गायब हो जाएगा, शिकार है वो ख़त्म हो जाएंगे सारे, उसके बाद वो प्रीडेटर था वो भी ख़त्म ही होगा, तो उसका शिकार ख़त्म हो गया तो प्रीडेटर भी ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रीडेटर प्रूडेंट नेचर का होता है। इसका मतलब प्रीडेटर शिकार की सारी पॉपुलेशन नहीं ख़त्म करता, कभी भी वो एक का शिकार करता है, अपना पेट भरता है, ख़त्म कर देता है, बाकी को छोड़ देता है, पॉपुलेशन ख़त्म नहीं करना चाहता, वरना वो खुद ख़त्म हो जाएगा। वेरियस डिफेंस हैव इवॉल्व इन प्रे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। वो डिफेंस बनाए गए हैं, प्रे ने वो शिकार हो रहा था उसने कुछ डिफेंस बना दिए शिकारी के प्रति। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड, ये क्रिप्टिकली कलर्ड हो चुके हैं कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग। क्रिप्टिकली कलर्ड मतलब मान लीजिए पत्ता हरा है, उसको फ्रॉग आके बैठ गया तो फ्रॉग ने उसी पत्ते का कलर बना लिया, इसे कहेंगे आप क्रिप्टिकली कलर्ड। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ईजिली बाय द प्रीडेटर, वो अवॉइड करते हैं डिटेक्ट ना हो जाए कहीं वो प्रीडेटर से। मोनार्क बटरफ्लाई इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल, इसका टेस्ट बड़ा गंदा है मोनार्क बटरफ्लाई का, इन्होंने अपना टेस्ट गंदा कर लिया टू प्रीडेटर बिकॉज स्पेशल केमिकल इन द बॉडी, इसकी बिकॉज मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर एक केमिकल आ चुका है उसकी बॉडी के अंदर, तो उन्हें लिया है एक्वायर करा है बाय इट ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज। जब मोनार्क बटरफ्लाई की कैटरपिलर स्टेज थी तो उन्हें उसे लिया है केमिकल को ऑन बाय द पॉइजनस वीड, उन्हें पॉइजनस वीड से लिया है उसे। वेरियस डिफेंस हैव इवॉल्व इन प्रे स्पीसीज ऑफ प्लांट अगेन द हर्बीवोर्स इंक्लूड, ठीक है, हर्बीवोर्स जो प्लांट ने भी हर्बीवोर्स के खिलाफ कुछ डिफेंस बना दिए हैं कि वो मुझे ना खाएं। इंक्लूड द पाइथोफागस इंसेक्ट बीन ऑफ 25% ऑफ टोटल। फाइटोफोगस का मतलब है वो इंसेक्ट प्लांट खाने वाले इंसेक्ट। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन, प्लांट ने कुछ एक मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन डिफेंस कौन सा है, थ्रॉन्स, कांटे बनाए, जैसे कि प्लांट जिनमें कांटे बनाए थ्रॉन्स बनाए उनका नाम क्या है, असासिया कैक्टस। मैनी प्लांट प्रोड्यूस अ टॉक्सिक केमिकल, बहुत सारे प्लांट है टॉक्सिक केमिकल बना रहे हैं जो कि दैट मेक हर्बीवोर सिक, जो कि हर्बीवोर को प्लांट खा लेते हैं उन्हें वो सिक कर देते हैं, यहाँ तक कि मार तक देते हैं। मैनी प्लांट प्रोड्यूस अ टॉक्सिक केमिकल दैट मेक हर्बीवोर सिक और इवन किल इट फॉलोइंग इंजेक्शन। ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है नीचे इसी चीज़ का। कैलाट्रोपिस एक वीड का नाम है, प्लांट का नाम है कैलाट्रोपिस, जो गिरो होता है फील्ड के अंदर, वो प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड, ठीक है, हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है। ये कैलाट्रोपिक प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड, जो कि कैटल या फिर बकरी, कैटल बोल दो बकरी बोल दो, अवॉइड करती है इसे खाना। वेरियस केमिकल डैट आर कमर्शियली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट, बहुत सारे केमिकल हैं जो कि हम प्लांट से निकालते हैं, वो हमारे कमर्शियली मदद करते हैं पैसों के रूप में। ओपियम, निकोटीन, कफीन, क्यूनिन, स्ट्राइकनिन एक्सेट्रा आर द एक्चुअल प्रोड्यूस बाय देम। ये प्लांट केमिकल क्यों बनाता है, प्लांट इसलिए बनाता है वो सेल्फ डिफेंस के लिए बनाता है असल में सारे केमिकल, इसे हम कमर्शियली यूज़ कर लेते हैं। आर एक्चुअली प्रोड्यूस बाय देम वन प्लांट एज अ केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। अब दूसरा पॉपुलेशन इंटरेक्शन आता है कंपटीशन। कंपटीशन तब कोई लड़ता है, दो स्पीसीज कंपटीशन लड़ रही हैं किसी चीज़ के लिए, उसमें ये दोनों स्पीसीज़ का नुकसान हो रहा है, दोनों स्पीसीज़ की मेहनत लग रही है, तो कंपटीशन में किसी का भला नहीं होता, सबका नुकसान होता है। अब कोई बंदा कंपटीशन लड़ रहा है तो उसका नुकसान है और दूसरा लड़ रहा है उसका नुकसान है, इसे हमें कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार
इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। डार्विन के अनुसार ही दो स्पीसीज़ के बीच में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, इसके बाद पोटेंशियल होता है, इतनी ताकत होती है जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करा सके, किसी स्पीसीज़ में बदलाव ला सके। वेरिएशन टू जनरल बीन दैट competition occur when the closely related species compete for the same resource that are limited। ये कह रहे हैं द वेरिएशन आते हैं जब कंपटीशन आता है दो क्लोजली स्पीसीज़ के बीच में, ठीक है, जो कंपटीशन कर रही हों सेम रिसोर्स के लिए। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज मान लीजिए मछली और पक्षी अलग अलग चीज़ें, दोनों अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, वो कंपटीशन कर सकती हैं सेम रिसोर्स के लिए एक दूसरे से। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे इसी चीज़ का, विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड है, वो विजिट करती है, और रेसिडेंशियल फिशेज हैं इन सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक, इसके अंदर कॉम्पीट करती हैं जू प्लांटन के लिए, वो कॉमन फूड है दोनों का। रिसोर्स ऑलवेज नॉट टू बी नीड लिमिटेड फॉर द कॉम्पिटिशन टू अकर, ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स अब लिमिटेड होगी तभी कंपटीशन होगा, हो सकता है रिसोर्स अनलिमिटेड हो तब भी कंपटीशन हो जाए दोनों स्पीसीज के बीच में। एग्जाम्पल दे रखा है, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज इवन द रिसोर्स आर अबेंडेंट। ये कह रहे हैं हो सकता है कि अगर रिसोर्स अबेंडेंट है, रिसोर्स बहुत सारी है, तब भी हो सकता है कि एक स्पीसीज़ की खाने की एफिशिएंसी वो कम हो जाए क्योंकि दूसरी स्पीसीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, उसे खाने नहीं दे रही। इन कॉम्पिटिशन फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज की फिटनेस मेजर इन द टर्म ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, एक स्पीसीज की फिटनेस होती कम हो जाती है दूसरी स्पीसीज से आने से। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इफ़ द रिसोर्स लिमिटेड, अगर रिसोर्स लिमिटेड है, अब यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड की बात आ गई, रिसोर्स लिमिटेड है तो टू क्लोजली स्पीसी कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, दो क्लोजली स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए ही लड़ रही हैं और रिसोर्स लिमिटेड भी है तो कैन नॉट कोएग्जिस्ट, वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक ना एक को तो निकल के जाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन में हटना पड़ेगा, वो एक ना हटेगी, वो ऐसा नहीं कोएग्जिस्ट कर जाएंगी। सेम फॉर सेम स्पीसीज कैन नॉट बी कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कॉम्पिटिटिव इन्फीरियर और कमज़ोर वाली है स्पीसीज है, उसे एलिमिनेट होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा कंपटीशन से। एग्जाम्पल दे रखा है इसी चीज़ का, विद इन अ डेकेड मतलब 10 साल के अंदर, आफ्टर तब आपने गॉड को छोड़ा था एक गैलापागोस आइलैंड के अंदर, वहाँ पे एबेंडन टेटोस मतलब कछुए रहते थे, एक कछुए रहते थे एक आइलैंड पे, उसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पे आपने एक मतलब बकरियाँ छोड़ दी वहाँ पे, 10 साल के अंदर वहाँ से सारे कछुए गायब हो गए उस आइलैंड से। बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गॉड जल्दी घास चढ़ती थी, इस वजह से कछुए थे वो गायब हो गए। तब कछुआ खाने जाता था तो गॉड आ जाती थी, उसके पहले उसका खाना खा गई, ऐसे कछुआ खाने नहीं खा पाए कभी। ये रिसोर्स पर यहाँ पर एक तरह से कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीफ, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रिलीफ का भी कुछ कंसेप्ट आता है, कंपटीशन हटाया जाता है बिकॉज ऑफ द परसेंट ऑफ कॉम्पिटिटिंग दी सुपीरियर स्पीसीज, तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज रहती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया पे, तो कंपटीशन रहता है तो स्पीसीज एक ही जगह स्थिर रह जाती है, बाकी फैल नहीं पाती। दिस डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इज ड्रामेटिकली इंक्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है एकदम भयानक तौर पर बढ़ जाएगी अगर आप कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज को हटा दोगे तो। इस एक्सपेरिमेंटल रिमूव कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इट शुड बी दैट द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, कहाँ पे हुआ है, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे हुआ है एक्सपेरिमेंट। बार्नेकल बेलामस अ लार्जर एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज है ये,
ये डोमिनेट करती है इंटरटाइडल एरिया पे, वो एक्सक्लूड करते भगाते हैं किसको, चौथा मालस को, वो स्मॉलर बार्निकल है, वो रिसेसिव है, फ्रॉम द एरिया। ठीक है, ये एक तरह से एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे। जनरली हार्बिवोर्स एंड प्लांट्स आर अफेक्टेड मोर एडवर्सली बाय कॉम्पिटिशन इन कंपेरिजन कार्निवोर। कंपटीशन है वो किसको जल्दी इफेक्ट करता है, बहुत तगड़े तौर पे हार्बिवोर जो प्लांट खाते हैं उन्हें कंपटीशन बहुत इफेक्ट करता है, और जो प्लांट हैं उन्हें भी कंपटीशन बहुत इफेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ कार्निवोर्स को कम इफेक्ट करता है। सम टाइम द कॉम्पिटिशन स्पीसीज में कोएक्सिस्ट, पर कुछ टाइम देखा गया है कि दो स्पीसीज जो कंपटीशन कर रही थी उन्होंने कंपटीशन को खुद ही ख़त्म करा और कोएक्सिस्ट करना चालू कर दिया समझौता करके। सम टाइम द कॉम्पिटिशन स्पीसीज में कोएक्सिस्ट बाय अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन, उन्होंने कॉम्पिटिशन को अवॉइड कर दिया, हटा दिया। बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, इन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइम ले लिया, रात को तुम खाओ दिन को हम खाएंगे, अलग अलग टाइम कर दिया इन्होंने। और डिफरेंट फॉरगिविंग पैटर्न, ठीक है, फॉरगिविंग पैटर्न मतलब दाना चुनने का डिफरेंट पैटर्न चुन लिया इन्होंने। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्शनिंग कहते हैं इसे, रिसोर्स को पार्शली डिवाइड कर दिया एक तरह से। एग्जाम्पल दे रखा है इसी चीज़ का, मैक आर्थर शोज 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की वेबलर एक बर्ड का नाम है। इफ़ लिविंग ऑन द सेम ट्री, वो लिविंग कर रही थी, एक ही 5 तरह की क्लोजली स्पीसीज थी वेबलर की, वो एक ही चीज़ खाती थी, सेम रिसोर्स को खाती थी, 5 स्पीसीज थी, वो एक ही पेड़ पे रहती थी। उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड करा, एक दूसरे को नहीं मारा, उन्होंने क्या करा, कोएक्सिस्ट कर दिया ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ डिफरेंस इन द फॉरगिविंग एक्टिविटी। उन्होंने टाइम चेंज कर दिया दाने को खाने का, शिकार को खाने का, फॉरगिविंग करने का। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। होस्ट का तो होता है नुकसान और पैरासाइट का होता है फायदा। मैनी पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक, बहुत सारे पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दैट इज दीज कैन पैरासाइट ओनली सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट। हो सकता है पैरासाइट के पास ये सिंगल स्पीसीज हो जिसे वो होस्ट मानता हो हमेशा से, और दूसरी स्पीसीज को वो होस्ट नहीं मान सकता, ऐसा हो सकता है अगर वो होस्ट स्पेसिफिक है तो। पैरासाइटिज्म इज ऑल्सो एज एग्जाम्पल ऑफ कोइवोल्यूशन, पैरासाइटिज्म एक कोइवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। मतलब अगर पैरासाइट अगर उसका होस्ट है वो इवॉल्व कर रहा है तो पैरासाइट को इवॉल्व करना पड़ेगा वरना वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, पैरासाइट के पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एडेप्टेशन क्या क्या होती है पैरासाइट के पास, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन पाए जाते, लॉस हो जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होता है, एडहेसिव ऑर्गन सक्कर्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। पैरासाइट में इवॉल्व और 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर। पैरासाइट के बाद क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं, वो बीच बीच में होस्ट लेता हो, और होता है और वेक्टर भी हो सकता है इसके पास, पैरासाइट के पास अपना एक, जिससे वो होस्ट के अंदर जाता हो। लीवर फ्लूक हैज़ इंटरमीडिएट होस्ट, लीवर फ्लूक के पास 2 होस्ट होते हैं, स्नेल और फिश, 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं लीवर फ्लूक के पास, फिश और स्नेल। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, उसके पास 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन और मॉस्किटो। मॉस्किटो तो वेक्टर की तरह यूज़ करता है, होस्ट की तरह यूज़ नहीं करता, मेन तो होस्ट उसका ह्यूमन होता है और वेक्टर होता है मॉस्किटो। पैरासाइट में रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी। पैरासाइट क्या कर सकता है, पैरासाइट आपका सर्वाइवल ग्रोथ होती है उसे कम कर सकता है, रिप्रोडक्शन करता है होस्ट, उसकी कैपेसिटी को कम कर सकता है, और रिड्यूस करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। अगर वो दोनों चीज़ें कर रहा था पॉपुलेशन डेंसिटी तो वो रिड्यूस हो ही रही है। द होस्ट माइट बिकम द फिजिकली वीक, होस्ट होता है तब आप इतनी सारी चीज़ें करा रहे हैं, तो होस्ट पैरासाइट की वजह से क्या हो गया, फिजिकली वीक हो गया। पैरासाइट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक्टोपैरासाइट, जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं, लाइज ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग। एक्टोपैरासाइट कॉस्पॉड ऑन मैनी मराइन फिशेज। कसकटा पैरासाइटिक प्लांट है, ग्रो करता है
हैच प्लांट पे। एंडोपैरासाइट, दीज लिव इनसाइड द होस्ट, देयर लाइफ साइकिल आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। इनकी लाइफ साइकिल होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज स्पेशलाइजेशन की वजह से इनकी। फीमेल मॉस्किटो इज़ नॉट कंसिडर एज अ पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो जो होती है प्लास्मोडियम को ला रहा है उसे हम पैरासाइट नहीं मानते, उससे हम वेक्टर मानते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो खून चूसती है इंसानों का, जो वो अपने नरिशमेंट के लिए नहीं लेती। नरिशमेंट वो अपने पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए वो नहीं लेती। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि फीमेल मॉस्किटो किसका होस्ट है, मलेरियल पैरासाइट का होस्ट है। ब्रॉड पैरासाइटिज्म इन बर्ड, ब्रॉड पैरासाइटिज्म पाया जाता है बर्ड के अंदर, उसे कहते हैं फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म। ठीक है, पैरासाइटिक बर्ड अंडे छोड़ती है इन द नेस्ट ऑफ होस्ट के, एंड द होस्ट इंक्यूबेट करता है उसे, अंडों को। ड्यूरिंग द एवोल्यूशन द एग ऑफ द पैरासाइटिक बर्ड, कुकू, कोयल कहते हैं उसे। ठीक है, एग ऑफ पैरासाइटिक बर्ड, कौन है पैरासाइट यहाँ पे? कोयल। ठीक है, हैज़ इवॉल्व रिसेंबल होस्ट एग इन साइज एंड कलर। कोयल है, उसने अपने अंडे, और यहाँ पे होस्ट कौन है? कौवा। कोयल ने अपने अंडे कौवे के कलर जैसे बना दिए, कौवे के कलर के अंडे जैसे बना दिए, और उसका साइज़ भी सेम है कौवे के अंडे जैसा। उन्होंने अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे दिए। एग इन द साइज एंड कलर रिड्यूस कर दिया द चांस ऑफ देयर डिटेक्शन। इस वजह कोयल के अंडे पकड़े नहीं जाएंगे कौवे के घोंसले में। कोमेलिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज होती है, उसका फ़ायदा होता है, दूसरी स्पीसीज का ना नुकसान ना फ़ायदा, उसके लिए तो कुछ बराबर ही नहीं, ज़ीरो है। एग्जाम्पल दे रखा है इसका कोमेलिज्म का। ऑर्चिड प्लांट ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। बार्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल्स। बार्नेकल ग्रो करते हैं पीठ पे वेल्स की। कैटल एरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल, क्लासिकल एग्जाम्पल है कोमेलिज्म का। कैटल एरिगेट, कैटल एरिगेट करते हैं, मतलब ग्रेटिंग कैटल, जो मतलब कैटल चलते हैं तो गाय खाना खाते हुए चलती है तो घासों में से वो निकालती है, घास निकालती है मट्टी में से, तो उसके बाद कीड़े भी आ जाते हैं बहुत सारे, और बर्ड्स होती हैं एकदम आके कीड़ों को खा लेती है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कोमेलिज्म का। एज द कैटल मूव द इंसेक्ट फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन वुड बी द अदरवाइज डिफिकल्ट फॉर द एरिगेट टू फूड। सी एनिमोल्स एंड द क्लोन फिश, सी एनिमोल्स हो गए, क्लोन फिश हो गई। Fish get protected from the predator due to the stinging tentacle of the sea anemones. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों का फ़ायदा होता है, ए और बी का, दोनों का। ए का इसका भी फ़ायदा, इसका भी फ़ायदा। म्यूचुअलिस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ कोएवोल्यूशन, ये भी एक एग्जाम्पल है कोएवोल्यूशन का। एक स्पीशीज इवॉल्व कर रही है तो दूसरी को इवॉल्व होना पड़ेगा। लाइकन एक रिलेशनशिप बिटवीन होती है फंगस एंड अ फोटोसिंथेसिस एल्गी। ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया बोल दो आप। लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशन होती है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसी रिलेशन है दोनों को फ़ायदा पहुंचा रही है। सिम्बायोटिक रिलेशन होती है फंगस के और फोटोसिंथेसिस एल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया बोल दो। माइकोरिज़ा एसोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड रूट ऑफ हाई प्लांट। फंगाई हेल्प करती है प्लांट को एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स, वाइल द प्लांट उसे प्रोवाइड करता है एनर्जी यील्ड कार्बोहाइड्रेट टू फंगाई, मतलब फूड देता है फंगाई को प्लांट। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट बाय एनिमल मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है ये इस चीज़ का। फिग ट्री वास, फिग ट्री हो गया तो ट्री हो गया, और एक वास हो गया, ये एनिमल है इस तरह का। फिग ट्री पॉलिनेट हो जाता है ओनली बाय इस पार्टनर वास पॉलिनेट करता है फिग ट्री को, और कोई पॉलिनेट नहीं करता। स्पीशीज डोंट इधर बाय, ठीक है, वो अदर किसी और से पॉलिनेट नहीं होती। फीमेल वास है वो यूज़ करता है द फ्रूट एज वो अपने फ्रूट के अंदर अंडे दे देता है। कौन? फीमेल वास। ओवी पोजीशन होती है उसकी, है साइट होती है इस तरह से।
डेवलपिंग सीड, तब डेवलप सीड हो जाते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। डेवलपिंग सीड होते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं लार्वा को। ऑर्चिड प्रोसेस वेरियस फ्लावर पैटर्न टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, बीज एंड बम्बलबीज। ऑल ऑर्चिड डू नॉट ऑफर रिवॉर्ड, और सारे के सारे ऑर्चिड होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्चिड इनाम दे पॉलिनेटर को। सम ऑर्चिड, कुछ ऑर्चिड होते हैं लाइक मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफिस, ये यूज़ करता है सेक्सुअल डिसीड से पॉलिनेटर को बुलाता है, ठीक है, और पॉलिनेटर को कुछ नहीं मिलता है इससे। सेक्सुअल डिसीज कहता है, ये दिखता है फ्लावर ऐसी पत्ती के बनाता है, उसे वो दिखता है कि ये फीमेल भी है, और मेल भी अट्रैक्ट होते हैं इसके पास आ जाता है। ओनली द पेटल बियर द रिसेंबल टू द फीमेल बी इन साइज एंड कलर एंड मार्किंग। मेल बी अट्रैक्ट हो जाता है सच पेटल की तरफ और सूडो कॉर्पुलेट कर देता है with it, and during that it as get dusted, उसके तब वो करता है ऐसा सूडो कॉर्पुलेट, तो उस पर डस्ट लग जाती है थोड़ी सी, विद द पोलन की डस्ट लग जाती है, मतलब पोलन लग जाते हैं। एंड वैन द सेम बी, और तब ये भी दूसरे प्लांट के पास जाके सूडो कॉर्पुलेट करेगी, सूडो कॉर्पुलेट करती है विद अनदर फ्लावर, ये ट्रांसफ़र कर देती है, जब सूडो कॉर्पुलेट करती है दूसरे फ्लावर के साथ तो ट्रांसफ़र कर देती है पोलन टू इट, और पॉलिनेशन हो जाता है ऐसे फ्लावर का। इफ़ इन प्रीडेशन, ये हमने प्रीडेशन पढ़ा, पैरासाइटिज्म पढ़ा और कोमेलिज्म पढ़ा, इनमें इंट्रैक्शन स्पीसीज थी क्लोजली थी एक दूसरे से। एमेलिज्म में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है इन विच एक स्पीसीज का तो ना ही फ़ायदा हो रहा होता है ना नुकसान होता है, और दूसरी का नुकसान हो रहा होता है एमेलिज्म में। ये डायग्राम दे रखा है, बायोन डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दे रखी है, यहाँ पे मीन टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। ये देखना डेजर्ट याद रख लेना, डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रखा है ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स को, एक्सटर्नल और ये इंटरनल, ये कन्फॉर्मर्स, ये रेगुलेटर, ये पार्ट्स रेगुलेटर। ये आपका स्पेंडिंग पिरामिड दे रखा है, ये स्टेबल दे रखा है, डेक्लाइन दे रखा है। ये ऊपर वाला पोर्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज भुट्टो को, और रिप्रोडक्टिव वाला बीच वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है नीले वालों को, ये जो कि अभी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्री रिप्रोडक्टिव है जो रिप्रोडक्शन करेंगे ये छोटे हैं। ये आपका नेटिलिटी दे रखा है, बी वाला इमाइग्रेशन दे रखा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और वहीं मोर्टिलिटी डेथ रेट मतलब और इमाइग्रेशन घटा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर ए व्हेन रेस्पॉन्ड नॉट लिमिटेड ग्रोथ प्लॉट एक्सपोनेंशियल, बी रेस्पॉन्स लिमिटेड ग्रोथ प्लॉट लॉजिस्टिक कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखा रहा है वाला, और ये वाला दिखा रहा है लॉजिस्टिक वाले को। ये आपके सारे अट्रैक्शन दे रखे हैं, स्पीशीज़ ए और बी, नेम ऑफ अट्रैक्शन, अगर एक का फ़ायदा दूसरे का भी फ़ायदा, म्यूचुअलिज्म, एक का नुकसान दूसरे का भी नुकसान, कॉम्पिटिशन, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, प्रीडेशन, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, पैरासाइटिज्म, एक का फ़ायदा दूसरे का कुछ नहीं, कोमेलिज्म, एक का नुकसान दूसरे का कुछ नहीं, एमेलिज्म। अच्छा, ये एग्जाम्पल दे रखा है, फिग फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वास, पहला वाला ये दे रखा है, दूसरा वाला था वास लेइंग एग इन द फिग ट्री फ्रूट जी। द फॉलोइंग बीज पॉलिनेटेड ऑर्चिड प्लांट, ये बी है पॉलिनेट कर रही है ऑर्चिड प्लांट को, सूडो कॉपुलेशन। चैप्टर खत्म।